रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हमारे बीच में आज उपस्थित हैं नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर डीएन पाठक सर। सर का नंदन वंदन एवं अभिनंदन करते हुए आज के मंगलाचरण हेतु आमंत्रित करता हूं और मंगलाचरण के बाद आज के वक्ता महोदय डॉक्टर हृदय कुमार मिश्र जी प्रोनाउन पर अपना व्याख्यान देंगे। बड़े भाई डॉक्टर डीएन पाठक सर, आपका नंदन वंदन एवं अभिनंदन। वक्ता महोदय का भी नंदन वंदन एवं अभिनंदन। तो पाठक सर, आपका आह्वान करता हूं कि आप जो है वैदिक मंगलाचरण करें और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। थैंक यू सर। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरसं तनून्नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्तोः ॐ अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् इष्टौ या सर्वरूपा जगदवनविधौ पालिनीं या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं जापराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा अस्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसारादितालङ्करोतु। सर्वे जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पाठक सर, बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। अब मैं आज की वक्ता डॉक्टर हृदय कुमार मिश्र सर का नंदन वंदन एवं अभिनंदन करते हुए आह्वान करता हूं कि वो सरल शब्दों में, ताकि संस्कृत के बच्चे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच और स्पीकिंग कोर्स के मेथड्स को, फाउंडेशंस को समझ सकें, बहुत सरल शब्दों में सर आप जो है आज प्रोनाउन पर अपना व्याख्यान उपस्थापित कर हम लोगों को कृतकृत्य करें। माननीय डॉक्टर हृदय कुमार मिश्र सर, प्लीज सर अनम्यूट योरसेल्फ एंड बिगिन द लेक्चर। थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के लेक्चर में हम प्रोनाउन चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहा है। इससे पहले के चैप्टर में हम नाउन के बारे में हमारी 5 क्लासेस संपन्न हो चुकी हैं और 5 क्लासेस के जो लेक्चर है वो नाउन पे ही बेस्ड हैं। एक बार हम प्री रिवीजन करके नाउन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन आपस में जुड़े हुए हैं। जहां हम नाउन का इस्तेमाल एक बार कर देते हैं, उसके बाद हम फिर दोबारा उसी नाउन को सेंटेंस में नहीं लिखते, उसके स्थान पर हम उसके प्रोनाउन को यूज करते हैं। हम 5 प्रकार के नाउन का डिस्क्रिप्शन दिए थे, जिसमें हमारा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन था और कलेक्टिव नाउन। हाँ सॉरी, 5 प्रकार के नाउन का हम डिस्क्रिप्शन दिए थे, और जिसमें ये इस चीज का हम डिस्क्रिप्शन भी दिए थे कि जब हम किसी भी नाउन की पहचान करते हैं तो इस बात पे हम फोकस करते हैं कि जिस नाउन की हम पहचान करने चल रहे हैं, क्या उस नाउन को हमारी 5 सेंसेस, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां उस नाउन को आइडेंटिफाई कर ले रही हैं, तब तो हम उसको कॉमन नाउन या कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां उनको आइडेंटिफाई करने में असमर्थ हो रही हैं, तब हम उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। क्योंकि इंग्लिश में नाउन के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हम सभी नाउन पे यही फोकस करते हैं कि क्या इन नाउन को हमारी ज्ञानेंद्रियां आइडेंटिफाई कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। अगर करेंगी तो वो कॉमन नाउन में चली जाएंगी या कंक्रीट नाउन
या मटेरियल नाउन, और नहीं कर पा रही हैं ज्ञानेंद्रियां अगर उसको नहीं कर पा रही हैं, तब उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। चीजें दो होते हैं, एक मूर्त वस्तु होती है, एक अमूर्त वस्तु होती है। मूर्त वस्तु जिसको कि हम देख सके, छू सके, टच कर सके, महसूस कर सके, ये सारी चीजें मूर्त अवस्था में होती है। अमूर्त अवस्था में वो सारी चीजें होती है जिनको कि हम न छू सके, न टच कर सके, न देख सके, न महसूस कर सके। तो जहां पे मूर्त अवस्था की बात होती है नाउन में, उसको हम मटेरियल नाउन या कंक्रीट नाउन या कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। और जो चीजें अमूर्त अवस्था में होती है, जिसको कि हमारी 5 सेंसेस आइडेंटिफाई करने में असफल होती हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। ये सारे डिस्कशन हमारी 5 जो पिछली क्लासेस थी उस पे हमने कर दिया है। अब आज की क्लास में हम प्रोनाउन, जो कि नाउन के बाद एक बहुत बड़ा चैप्टर रहा है, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में सरल शब्दों में ये कहें कि प्रोनाउन की परिभाषा, डिफिनीशन, वह की डिफिनीशन तो इंग्लिश में दी हुई है। सरल शब्दों में पहले हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में हम डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है उसको हम बताएंगे। अगर हम किसी भी वाक्य में कोई भी सब्जेक्ट हम यूज कर दिए, एक बार अगर उस सब्जेक्ट को हमने यूज कर दिया, उसके बाद आगे जब हम उस सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे तो हम उस सब्जेक्ट के नाउन को नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके स्थान पे हम उसके आने वाले हम प्रोनाउन को लिखेंगे। अगर वो प्रोनाउन, अगर नाउन हमारा फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन में रखेंगे, सेकंड पर्सन का है तो सेकंड में रखेंगे, थर्ड पर्सन का है तो हम थर्ड पर्सन में रखेंगे। इसका मतलब जब हम अपने बारे में कोई बात करेंगे तो हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रखेंगे, और अगर हम जब दूसरे के बारे में अगर हम बात कर रहे होंगे तो हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को सेंटेंस में रखेंगे। और यदि हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कि वो व्यक्ति हमारे बीच मौजूद नहीं है, तब हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को यूज करेंगे। सरल शब्दों में बस यही कहा जा सकता है कि नाउन के स्थान पे जो चीजें प्रयोग होती हैं उसको हम प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एक वाक्य हम कहें, मोहन विद्यालय जाता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कॉमन नाउन मोहन है, वो प्रॉपर नाउन, सॉरी, प्रॉपर नाउन मोहन है जो कि किसी का नाम है। हम इसके बाद कोई भी चीज अगर और ऐड करना चाहे, मोहन विद्यालय जाता है, वह वहां पढ़ता नहीं है, इसके बाद हम उसके लिए हम वह का यूज करेंगे जो कि अपने आप में एक प्रोनाउन है। या वह वहां डेली पढ़ता है, ये भी अगर हम कहें तो वह जो भी आएगा, ये सारे प्रोनाउन की कैटेगरी में हमारे होते हैं। हम दोबारा मोहन को सब्जेक्ट बना के उस सेंटेंस में हम नहीं लिख सकते, हम उसके स्थान पर उसके प्रोनाउन को ही लिखेंगे। किसी भी वाक्य में नाउन का प्रयोग अगर एक बार हो गया तो आगे आने वाले वाक्य में हम उस नाउन का रिपीटिशन नहीं करेंगे, बल्कि उसके स्थान पे उसके प्रोनाउन को हम यूज करेंगे। यही इंग्लिश में लिखना बेटर माना जाता है। अच्छा, प्रोनाउन की डिफिनीशन थोड़ा देख लीजिए। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है, दैट वी यूज, जिसका कि हम प्रयोग करते हैं, एज अ रिप्लेसमेंट फॉर अ नाउन, नाउन के रिप्लेसमेंट, नाउन इसका मतलब नाउन के स्थान पे उसका हम प्रयोग करते हैं इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन, किसी भी नाउन का रिपीटिशन, किसी भी नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम वहां पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखा हुआ है, ही, शी, इट, दे, यू, वी, एटसेट्रा, ये सारे जितने भी हैं हमारे प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कोई सेंटेंस,
क्या वह पढ़ता है या वह पढ़ता है, डज ही रीड या ही रीड्स। अब इस सेंटेंस में देखिए, ही कौन है हमको नहीं पता, ही कोई नाउन के ही स्थान पे काम कर रहा है, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। और ही की अगर बात हो रही है तो ही कोई ना कोई है ही, जो कि प्रोनाउन, जिसका स्थान प्रोनाउन ले रहा है कोई नाउन, और उस नाउन के बारे में हमको जानकारी नहीं है, उसके स्थान पे हम उसके प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। प्रोनाउन भी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में होते हैं। जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हम आई को लेते हैं, आई मतलब मैं। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन की जब बात करते हैं तो हम यू को लेते हैं, और जब थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो हम ही को ही लेते हैं। ये तो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ज्यादातर स्टूडेंट लिखते समय ये गड़बड़ी कर देते हैं, वो स्टार्टिंग सेंटेंस की स्टार्टिंग तो फर्स्ट पर्सन से करते हैं आई से, लेकिन उसके आगे आने वाले सेंटेंस में वो थर्ड पर्सन पे आ जाते हैं। आई का अगर हम यूज कर रहे हैं, हम फर्स्ट पर्सन में सेंटेंस के वो स्टार्ट किए हैं, तो हम आगे फर्स्ट पर्सन के ही प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को। क्योंकि हम जब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो हम अपने आप के बारे में कुछ न कुछ लिख रहे हैं, कुछ न कुछ बता रहे हैं। जब हम सेकेंड पर्सन की बात करेंगे तो इसका मतलब वहां पे हम सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, और जब थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की हम चर्चा करेंगे। उसमें थर्ड पर्सन मतलब जो व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, हम उसकी बात करेंगे। अब नाउन की प्रोनाउन की टाइप्स के बारे में हम आ रहे हैं। प्रोनाउन के टाइप्स बहुत सारे हैं। टाइप्स में यसी आ जाओ। हाँ, पेज नंबर 37 में आओ। हाँ, देखिए इसमें सेकंड नंबर पे आइए आप। सेकंड नंबर पर्सनल प्रोनाउन पे। पर्सनल प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में ही है, शी है, हिम है, मी है, आई है, ते है। ये जितने हैं ये पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन पे। पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे माइन है, योर्स है, हर्स है, देयर्स है, ये हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन हुए। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोस एटसेट्रा, ये सारे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, जैसे इच है, नीदर है, ईदर है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में है। इसके बाद इनडिफिनिट प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। इनडिफिनिट प्रोनाउन मतलब कि जहां पर हम उस प्रोनाउन के बारे में निश्चित ना हो, जैसे समबडी, किसी बड़ी की बात हो रही, समबडी कोई है उसके बारे में परिचित नहीं है, तो इसलिए इसको इनडिफिनिट प्रोनाउन बोला गया है। समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, ये जितने भी हैं ये इनडिफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में है। इसके बाद समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये सब उसी की कैटेगरी में है जो कि निगेटिविटी को दर्शाते हैं। समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, ये भी उसी कैटेगरी के हैं और जो कि किसी न किसी प्लेस को दिखाते हैं। समवन, एनीवन, एवरीवन,
ये भी उसी कैटेगरी के हैं जो कि किसी पर्सन की ओर इंडिकेट करते हैं। इसके बाद हमारा है 8वां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें कि माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है। ये सब हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में है। उसके बाद है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ एक्सेट्रा। अच्छा, एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चीजें वही हैं, प्रोनाउन वही हैं, लेकिन उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनका नाम चेंज हो रहा है। उसका कारण ये है कि एम्फैटिक प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं, एम्फैटिक मतलब किसी चीज पे जोर देने के लिए, किसी चीज पे जब जोर दिया जाता है तो यही प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, ये फिर एम्फैटिक प्रोनाउन का काम करने लगता है। जैसे देखिए इस सेंटेंस को देखिए, एम्फैटिक प्रोनाउन में आई माई सेल्फ, I myself will do this work. I myself, मैं स्वयं इस कार्य को करूंगा। अब देखिए, मैं स्वयं, अब ये जोर दे रहा है, अपने आप पे कार्य करने के लिए ये जोर दे रहा है, और जो चीजें जोर देने पे फोकस करती है वो एम्फैटिक प्रोनाउन की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऐसी बात नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सेंटेंस एग्जांपल देख लीजिए, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं स्वयं अपने कार्य को करूंगा। आई डू मैं करता हूं, माई वर्क अपने कार्य को, माई सेल्फ स्वयं। एम्फैटिक प्रोनाउन का जब भी इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन के तुरंत बाद हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन के तुरंत बाद उस पर जोर देना होता है, तो इसलिए उसको एम्फैटिक प्रोनाउन की कैटेगरी में रखे हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिटी पे जोर देता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज होता है वो वाक्य के सेंटेंस में लास्ट में ही किया जाता है। इसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें की है हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट एटसेट्रा। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन व्हाट, हाउ, ये सब इस पे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की कैटेगरी में है। अब केसेस ऑफ नाउन में फोकस करो। अभी जितने प्रकार के नाउन हम बताए हैं सबको हम अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। इस पे हर एक प्रोनाउन पे चर्चा होगी, हर एक प्रोनाउन पे क्लास होगी। ये मान के चलिए ये हफ्ते 10 दिन तक प्रोनाउन की क्लास चलेगी। प्रोनाउन को समझना इतना इजी नहीं है, हर प्रकार के प्रोनाउन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही आवश्यक है। अब केस ऑफ प्रोनाउन पे देखिए, इस पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन की जब हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन की कैटेगरी में देखिए आई प्रोनाउन का, इसको यहीं से देखिए, केसेस ऑफ प्रोनाउन से हम अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रोनाउन की। वो तो प्रोनाउन के टाइप्स हम आपको बता दिए कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, लेकिन हमारा जो बेस है, हमारी स्टार्टिंग है, हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। केस ऑफ प्रोनाउन, याद रखिए किसी नाउन के स्थान पे जब हम किसी वर्ड को यूज करते हैं तो वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। सरल शब्दों में, किसी भी नाउन के स्थान पे जिस हम सेंटेंस को या जिस हम वर्ड को यूज करते हैं, किसी भी नाउन के स्थान पे जिस वर्ड का यूज हम करते हैं वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आई, अब इसमें भी सब्जेक्टिव, पहले हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं जो कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं। सब्जेक्ट तो सभी बनते हैं, लेकिन हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे फर्स्ट पर्सन का व्यक्ति सब्जेक्ट के रूप में आता है। जैसे आई एक फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई। जब हम अपने ऊपर किसी भी चीज को हम अपने ऊपर लेते हैं, अपने ऊपर ढालते हैं किसी भी चीज को, या किसी घटना की स्टोरी बता रहे हैं या कोई भी चीज हम बता रहे हैं,
तो हम फर्स्ट पर्सन के नैरेटिव को यूज करते हैं, या फर्स्ट पर्सन के कहिए तो प्रोनाउन को हम यूज करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन का है, कहीं भी ये सब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद वी, वी भी फर्स्ट पर्सन का है, वो भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यू, यू सेकेंड पर्सन की बात हो रही है, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट बनेगा ये जितने भी हैं, जितने भी प्रोनाउन आप देख रहे हैं इसमें, जैसे आई है, वी है, यू है, ही है, वन है, ये सारे प्रोनाउन किसी न किसी सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट बनने का काम करेंगे। याद रखिए, ये पांचों प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट बनेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। ये हालांकि हमने बताया है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रोनाउन ही होते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव प्रोनाउन अलग होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अलग होता है। हम आई, वी, यू, ही, वन की जो बात कर रहे हैं, ये सब किसी न किसी वाक्य में सिर्फ सब्जेक्ट बनने का काम करेंगे, ये किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। याद रखिए, जैसे हम कहें आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, यहाँ पे आई एक प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। वी आर गोइंग टू मार्केट, हम बाजार जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जा रहे हो। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। वन इज गोइंग टू मार्केट, कोई बाजार जा रहा है। अब देखिए, इन सारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट बनने का काम हो रहा है, ये यही प्रोनाउन ही कर रहे हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। जब हम यू की बात करते हैं तो सेकंड दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आई और वी अपने ऊपर अप्लाई होता है, मैं ये कर सकता हूं, हम ये कर सकते हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन पे अप्लाई हो रहा है। आई और वी का इस्तेमाल जो हम करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं। जब हम यू का इस्तेमाल करते हैं तो हम दूसरे के लिए करते हैं, सेकंड पर्सन की बात करते हैं। लेकिन जब हम ही की बात करते हैं तो हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, जो कि हमारे सामने मौजूद नहीं होता। हमारे सामने तो सेकंड पर्सन तक ही मौजूद होता है। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप में कहीं पे कोई डिस्कशन चल रहा है, तो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वहां पे मान लीजिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मौजूद है। लेकिन जब दोनों मिल के किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, किसी के बारे में जब उल्टा सीधा कहते हैं, किसी के बारे में कुछ कहते हैं, जब अच्छा भला बुरा कहते हैं, या मान लीजिए बड़ाई कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन की बड़ाई हो चाहे बुराई हो, वो उसके एब्सेंस में ही की जाती है। और जब वो थर्ड पर्सन वहां पे होता है तब उसकी ये सब चीजें नहीं की जाती। तो थर्ड पर्सन जब एब्सेंस की अवस्था में होता है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। वन कोई भी हो सकता है, जब हमें पता ना हो उसके जेंडर के बारे में, मेल है, फीमेल है, गर्ल है, बॉय है, इसके बारे में ना पता हो, क्या है इसके बारे में, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में ना पता हो, तो हम वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में आते हैं, जो सेकेंड रो में है। ऑब्जेक्टिव केस, मी, जहां भी हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे, मी, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस बताएं, ही गेव, उसने दिया। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव केस हमेशा किसी न किसी वर्ब के बाद आएंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट आते कहां है पहले समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट हमेशा किसी न किसी वर्ब के बाद आएंगे या किसी न किसी प्रीपोजिशन के बाद आएंगे, तो ही अवस्थाएं होती हैं ऑब्जेक्ट के आने की। या तो ये वर्ब के बाद आएगा और या तो ये प्रीपोजिशन के बाद आएगा। अब याद रखिए, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं, सब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। अन्यथा इस धरती पर कोई चीज नहीं है जिसको कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की श्रेणी में रखा जा सके। तो
जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे ही गेव, उसने दिया, उसने दिया, हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते ही गेव आई, उसने मुझे दिया। हम यहाँ पे अगर आई का इस्तेमाल कर देंगे तो एक सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आई किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करता है, वी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करता है, ही किसी भी सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट बनने का काम करता है, वन भी किसी भी सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट बनने का काम करता है और कुछ नहीं करता। लेकिन मी, अस, यू, हिम, वन, ये जो है ये ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। इसमें गौर करिए, वन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन सकता है, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, यू किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन सकता है, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। बाकी के साथ ऐसा नहीं है। यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी यूज होता है और यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में ही यूज होता है, दोनों में यूज होता है। जैसे हम कहें ही गेव मी, उसने मुझको दिया, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझको एक पेन दिया। अब इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, ही गेव अ पेन। अब यहां पे हमको प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। प्रीपोजिशन की जरूरत हमें इसलिए पड़ेगी क्यों? क्योंकि वर्ब के पास अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही गेव, उसने दिया, किसको दिया ये मैटर अभी नहीं करेगा, क्या दिया इस पे फोकस होता है। ही गेव, उसने दिया, तो क्या दिया, किसको दिया भी ये सेकेंडरी है, लेकिन फर्स्ट जो है क्या दिया उस ऑब्जेक्ट की बात होनी चाहिए, किसको दिया भी उससे मैटर नहीं, क्या दिया, पेन, ही गेव अ पेन। अब इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया अपना। अब ये पेन किसको दिया गया, अब ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। अब जब इसको हम शामिल करेंगे तो हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन जब सेंटेंस में हम यही कहें ही गेव मी, हमने सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को रखा, मी सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है। ही गेव मी, उसने मुझे दिया अ पेन। अब यहाँ पे हम अ पेन को रख सकते हैं, लेकिन अगर हम वर्ब अपना ऑब्जेक्ट अगर पा गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट अगर पा गया, अपना प्राइमरी ऑब्जेक्ट अगर उसको मिल गया, तब तो नेक्स्ट में उसको सेकेंडरी ऑब्जेक्ट जहां भी आएगा तो प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। और अगर वर्ब को सेकेंडरी ऑब्जेक्ट पहले मिल जाता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट पहले मिल जाता है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट जब मिलता है तो वहां प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग होते हैं कि सब जैसे कि सब में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखना चाहिए कि वर्ब के पास उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट अगर पहले मिल जाता है तब तो आगे प्रीपोजिशन का यूज होगा। लेकिन अगर वर्ब को अपना प्राइमरी ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो फिर आगे प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस, अस का भी इस्तेमाल वही है। दे गेव अस, दे माने वे हमें दिए, दे गेव अस, वे हमें दिए, हमें। अब हमें की बात हो रही है, मुझे की बात नहीं हो रही, हमें में कई लोग शामिल होंगे, लेकिन मुझे की जब बात होगी तो एक व्यक्ति की बात होगी। यू सब्जेक्टिव केस में भी इस्तेमाल होता है, यू ऑब्जेक्टिव केस में भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहें ही गेव यू, उसने आपको दिया। अब क्या दिया वो आगे कुछ भी लिख सकते हैं। ही गेव यू वन, फर्स्ट पर्सन में भी वन है, सब्जेक्ट में भी वन होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी वन का इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहें वन इज सीन, वन इज सीन टू स्टडी वंस लेसन। एक किसी भी व्यक्ति की हम बात करते हैं, जब उसके जेंडर के बारे में ना पता हो तो हम वहां पे वन की ही बात करते हैं, जहां पे ये क्लियर ना हो कि वो ही है कि शी है,
तो वहां पे हम वन की बात कर देते हैं। वन एनीबडी, कोई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब इसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है। श्रेणी तो अगर अकेले आ रहा है, अब देखिए जैसे माई, आवर, योर, हिज, वंस। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, हम जब पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, देखिए एडजेक्टिव कहीं पर भी होगा, एडजेक्टिव जिसको कि संज्ञा विशेषण भी बोलते हैं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल कहीं भी होता है तो उसके बाद उसको मॉडिफाई करने के लिए एक नाउन चाहिए जिसकी वो विशेषता बताए। अब यहाँ पे देखिए जितने भी प्रोनाउन है पॉसेसिव एडजेक्टिव में, जैसे माई, माई है, तो हम माई के साथ जब तक कोई नाउन नहीं जोड़ेंगे सेंटेंस अधूरा रहेगा। कोई सेंटेंस बना के देख लीजिए, माई, माई वर्क, माई पेन, माई हॉबी, जो भी चीजें हम माई के साथ ऐड कर रहे हैं वो कोई ना कोई नाउन है। माई इंटरेस्ट, कोई ना कोई नाउन ही आएगा इनके साथ, नाउन के अलावा और कोई नहीं आएगा क्योंकि अपने आप में ही पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। आवर, आवर नेशन, आवर एम, आवर गोल, सबके साथ नाउन आ रहा है। माई बेस्ट फ्रेंड इज मोहन, माई के साथ भी हम ले रहे हैं, माई बेस्ट फ्रेंड इज मोहन। माई हॉबी इज टू डू समथिंग न्यू, योर हॉबी, टेल मी योर हॉबी, कृपया अपनी हॉबी के बारे में बताएं। हिज पेन, हिज स्कूल, हिज कॉलेज, हिज यूनिवर्सिटी। देखिए इसके साथ जब भी हम इसका यूज करेंगे, इन प्रोनाउन के साथ जब भी यूज करेंगे तो हमको किसी न किसी नाउन की जरूरत पड़ेगी, और जब नाउन की जरूरत पड़ जाएगी तो ये प्रोनाउन का काम छोड़ देंगे अपना और पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम करने लगेंगे। है तो प्रोनाउन की कैटेगरी में, लेकिन इनको चाहिए नाउन, और जहां पे किसी नाउन के पहले जो भी वर्ड आता है उसको हम एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं, इसीलिए इसको हम पॉसेसिव एडजेक्टिव मानते हैं, ये प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं आएगा। पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, अब यहां देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन है, इनको किसी नाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए माइन, इसको किसी भी नाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जहां रहेगा अकेला रहेगा, इसीलिए पॉसेसिव प्रोनाउन है। अवर्स, इसको भी किसी नाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। योर्स, इसको भी किसी नाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन सबको इसके बगल वाले रो में जो है सबको किसी नाउन की जरूरत पड़ेगी। जैसे माइन, इट इज माइंड, इट इज माई नहीं बोला जाएगा, इट इज माई नहीं बोला जाएगा क्योंकि यहां पे हमको पोजीशन दिखाना है। दिस कार इज माइन, दिस बुक इज माइन। पोजीशन, पोजीशन, जब कोई प्रोनाउन पोजीशन दिखाने लगता है तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वहां पे वो पॉसेसिव प्रोनाउन का काम करता है। दिस बुक इज योर्स, ये किताब तुम्हारी है। दिस बुक इज योर्स, देखिए यहां भी पोजीशन को दिखा रहा है। दिस बुक इज योर्स, ये भी यही चीज दिखा रहा है, लेकिन इसमें देखिए माई, माई बुक इज वेरी गुड, आवर नेशन is very big, your pen is very good, his aim is to become the prime minister of India, one's hobby is to struggle with difficulties। अब इनके साथ देखिए ये जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, है तो प्रोनाउन, लेकिन इसको किसी नाउन की जरूरत पड़ेगी, और जब नाउन की जरूरत पड़ेगी तो प्रोनाउन का काम ये नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश में कब किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्ट्रक्चर बदल जाए ये वो सेंटेंस निर्धारित करता है, याद रखिए। जब कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में काम करता है तभी उसके सही पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लैरिटी होती है, अब तभी बताया जा सकता है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बाकी तो
कोई भी वर्ड नाउन का भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव का काम कर सकता है, एडवर्ब का भी काम कर सकता है, वर्ब का भी काम कर सकता है। अब समझिए एक एक वर्ड कितने काम कर ले रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताएगा कि वहां पे वो किसका काम कर रहा है। नोट में देख लिए वन जो है इसको इनडिफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में रखा जा रहा है, क्योंकि वन के बारे में डेफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है कि वन किसको इंडिकेट कर रहा है। वन को छोड़ के सारे पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आ रहे हैं। देखिए ये नोट में नीचे लिखा भी हुआ है, वेयर जेंडर इज नॉट क्लियर द फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑफ मेल। देखिए जहां पे किसी भी चीज का जेंडर ना क्लियर हो कि वो मेल है कि फीमेल है, वहां पे हम मेल को वरीयता देते हैं। जैसे देखिए नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी। अब एवरीवन कोई भी हो सकता है, एवरीवन को हम इनडिफिनिट प्रोनाउन मानते हैं, इनडिफिनिट प्रोनाउन है। याद रखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। अब यहाँ पे एवरीवन एक प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन, इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन मतलब हमको पता नहीं है कि वो किसकी बात हो रही, एवरीवन प्रत्येक की बात हो रही है, प्रत्येक कौन पता नहीं है। तो इसमें हम जब पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम लेंगे तो मेन वरीयता हम मेल जेंडर को देते हैं। दूसरा सेंटेंस, एवरीवन शुड प्रोटेक्ट, एवरीवन शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। अब देखिए एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति को बचाना चाहिए, किसको, हिमसेल्फ अपने आप को बचाना चाहिए। अब यहाँ पे किससे, कहां से, फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड ठंड से बचाना चाहिए। अब यहाँ पे जो हिमसेल्फ आया हुआ है, हिमसेल्फ ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड में आइए, each is free to do whatever he wants। each, अब each के बारे में हमको पता नहीं है कि किसकी बारे में, प्रत्येक की बात हो रही है। अब प्रत्येक कौन, मेल या फीमेल, हम नहीं जानते। each is free प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आदमी फ्री है, टू डू करने के लिए, whatever he wants। हम यहाँ पे शी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब जेंडर क्लियर नहीं होता, जहां पे हमको जेंडर क्लियर नहीं होता, हम मेल जेंडर को वरीयता देते हैं, और मेल जेंडर के अकॉर्डिंग ही हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब चैप्टर थर्ड पे फिर आ जाइए, तो पेज नंबर 36 पे आइए, जैसे पेज नंबर 36। अब प्रोनाउन के डिफिनीशन को हम थोड़ा और क्लैरिफाई करने चल रहे हैं। देखिए, अ प्रोनाउन इज यूज्ड, एक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, व्हेन द नाउन इज डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस सेंटेंस, जब नाउन का डिस्क्रिप्शन प्रीवियस सेंटेंस में दिया गया हो। वही चीज कह रहे हैं, फिर भी हम प्रोनाउन का इस्तेमाल वहीं पे करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस की शुरुआत, जैसे मान लीजिए एक कहानी हम आपको बता रहे हैं, जैसे राम सीता लक्ष्मण वन में गए, वहां पर उन्होंने, वहां पर उन्होंने। अब देखिए जो ये वर्ड आ रहा है उन्होंने,
ये एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि राम, सीता और लक्ष्मण के स्थान पे उन्होंने काम कर रहा है। जो उन्होंने आया ये एक प्रोनाउन है, और उन्होंने के लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं। हम पुनः दो ये नहीं लिखेंगे राम, सीता, लक्ष्मण वन गए और उसके बाद फुल स्टॉप लिखे, उसके बाद फिर हम लिखे कि राम, सीता और लक्ष्मण वहां 14 वर्ष तक रहे, ये नहीं लिखेंगे। वे वहां 14 वर्षों तक रहे। हम जब वे का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही हमारा एक प्रोनाउन है। बात हम सेकंड पर्सन अपनी बात तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को नहीं ले रहे हैं। सामने वाले पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम सेकंड पर्सन को प्रोनाउन को भी हम नहीं ले रहे हैं। हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। राम, सीता, लक्ष्मण यहाँ पे थर्ड पर्सन है। उनके लिए जब प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का इस्तेमाल हम वहां पे करेंगे दे जो कि एक थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। अब इस सेंटेंस में हम जितनी भी स्टोरी आगे बढ़ाएंगे, हम राम, सीता, लक्ष्मण का दोबारा मेंशन नहीं करेंगे। हम सिर्फ उनके प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। प्रोनाउन का इस्तेमाल इसीलिए होता है कि नाउन के डिस्क्रिप्शन को हम ज्यादा फैलाएं ना, ज्यादा सेंटेंस को लेंदी ना करें, और उसके स्थान पे हम एक सेंटेंस रखते हैं उसके प्रोनाउन को। अब जैसे इसी ग्रुप में मान के चलिए अगर 10-12 मेंबर्स होते, 10-12 नाउन एक साथ होते जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट होते, और आगे हम फिर उनका डिस्क्रिप्शन अगर देते तो 10-12 नाउन को हमको फिर से लिखना होता। इसीलिए इसमें हम सिर्फ एक प्रोनाउन का इस्तेमाल कर देंगे दे। अब दे का इस्तेमाल अगर कर दिए हम, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ये दे, और ये जितने भी नाउन इसके पहले प्रयोग हुए होंगे ये सबके लिए अप्लाई होगा कि हम सबकी बात कर दे रहे हैं उसी में। तो यही हमारा एक प्रोनाउन है। सेंटेंस में नाउन का रिपीटिशन नहीं किया जाता, सिर्फ प्रोनाउन का रिपीटिशन होता है। आगे नाउन का जो जिक्र होता है सिर्फ सेंटेंस में एक बार कर दिया जाता है। जैसे दूसरी बात बताएं, जैसे कोई कहानी है, जैसे एक राजा था, एक राजा था, वह बड़ा बुद्धिमान था। एक राजा था, जब हम बात किए तो राजा की, तो राजा यहाँ पे एक नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। अब इसके बाद जब हम उस राजा के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वह बड़ा बुद्धिमान था, अब जो हम वह का इस्तेमाल कर रहे हैं ये एक प्रोनाउन है जो कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। इसके बाद प्रोनाउन की डिफिनीशन में हमको और बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने से तो हम समझते हैं कि बच्चों में क्लियरेंस आ जाएगा, कि बच्चे के अंदर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रोनाउन के बारे में। अब हम सिर्फ प्रोनाउन के टाइप के बारे में ही डिस्क्रिप्शन देंगे। हालांकि आगे डिफिनीशन में और चीजें भी लिखी हुई हैं, एक बार पढ़ दे रहे हैं हम। The noun that is replaced by a pronoun is called an antecedent in English grammar. जब हम किसी नाउन के बाद कोई भी हम कुछ भी हम यूज करते हैं तो उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। लेकिन अगर हम किसी नाउन का डिस्क्रिप्शन हम ना दें, या किसी नाउन के पहले हम कोई चीज इस्तेमाल कर दें, तो उसको नाउन का एंटीसीडेंट भी प्रयोग किया जाता है इसमें। इसको हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे सेंटेंस के साथ में, क्योंकि काफी चीजें इंग्लिश में एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। जैसे इसका एंटीसीडेंट की हम बात अगर करते हैं, तो जैसे में कोई एक सेंटेंस हम बोले, जैसे हम कहें दिस इज द सेम
दिस इज द सेम स्टूडेंट, ये वही लड़का है, सेम स्टूडेंट, हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद में हम हु जोड़ दें, हु, हु, हु यहाँ पे एक प्रोनाउन का ही काम कर रहा है, और जब हु की बात कर रहे हैं ये यहाँ पे एक रिलेट करवा रहा है, किसको, स्टूडेंट से, स्टूडेंट से रिलेट करवा रहा है। हम स्टूडेंट की को एक बार रख चुके हैं, इसके बाद हम दोबारा स्टूडेंट को हम नहीं रखेंगे, इसके स्थान पे हम हु का इस्तेमाल करेंगे। आई मेट अ पर्सन, मैं एक व्यक्ति से मिला। हु एडवाइज्ड मी, जिसने कि मुझको सलाह दी। आई मेट अ पर्सन, मैं एक व्यक्ति से मिला। अब यहाँ पे अ पर्सन लिख दिए हैं हम, इसके बाद हम जब उस पर्सन के बारे में कुछ भी जिक्र करेंगे तो हम वहां पे हु को लिखेंगे, जो कि रिलेट करवा रहा है, और रिलेट करवाने के कारण इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ नाउन प्रोनाउन में आते हैं, क्योंकि इसके 8-10 टाइप्स हैं जिसको कि जिसका डिस्क्रिप्शन करना यहाँ अनिवार्य है। फर्स्ट में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर, वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, दो चीजों की बात होती है, जैसे यहाँ देखिए ईच अदर, एक दूसरे से, वन अनदर, ये भी एक दूसरे से, दोनों के दोनों ईच अदर। अब पता नहीं है किस नाउन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ईच अदर। जब हम किसी सेंटेंस में ईच अदर की बात करते हैं या वन अनदर की बात करते हैं, याद रखिए जब दो लोगों की बात होती है तो हम ईच अदर का यूज करते हैं, और दो से अधिक की जब बात हो रही है तो हम वन अनदर का यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है, ये आगे लिखा भी और ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स। ईच अदर का इस्तेमाल हम सिर्फ दो लोगों के लिए करेंगे, और वन अनदर का इस्तेमाल हम दो से अधिक लोगों के लिए करते हैं। अब देखिए सेंटेंस, देखिए फर्स्ट सेंटेंस जिसमें कि एरर है, द टू कैट्स आर फाइटिंग विथ वन अनदर। जब दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं तो वहां पे हम वन अनदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है, द टू कैट्स आर फाइटिंग विथ ईच अदर, दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं। अब देखिए टू कैट्स, दो बिल्लियों की बात हमने यहाँ पे कर दिया, इसके बाद हम आगे जब हम लिखेंगे तो वहां पे हम फिर नाउन का रिपीटिशन नहीं करेंगे। नाउन का रिपीटिशन करने की बजाय हम वहां पे उसके प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर हमने किया है ईच अदर का यूज करके। दो बिल्लियां लड़ रही हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे से। राम एंड श्याम आर टॉकिंग विथ ईच अदर, राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं। अब तीसरे सेंटेंस में देखिए, राम श्याम एंड मोहन आर टॉकिंग विथ वन अनदर। अब जब हम दो से अधिक व्यक्तियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वन अनदर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईच अदर, वन अनदर, ये दोनों एक प्रकार के प्रोनाउन हैं जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन की कैटेगरी में रखे गए हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इन्हें इसलिए कहा गया है कि इसमें दो या दो से अधिक की यूनिटी होती है, या सरल शब्दों में कहें, जिस प्रोनाउन में दो या दो से अधिक की बहुलता होती है, या दो व्यक्ति के लिए यूज हो या दो से अधिक के लिए यूज हो, तो उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं।
दो लोग या दो से अधिक लोगों के बीच मान लीजिए बातचीत हो रही है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इसके बाद जब भी हम लिखेंगे तो उन दोनों लोगों को दोनों प्रोनाउन नाउन के बारे में या दो से अधिक नाउन के बारे में उनका हम रिपीटिशन नहीं करेंगे, बल्कि उसके स्थान पे या तो हम अगर दो लोग तक हैं तो हम ईच अदर का इस्तेमाल कर देंगे, या दो से अधिक हैं तो हम वन एनअदर का इस्तेमाल कर देंगे। सेकंड में हम आते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ही एक पर्सनल प्रोनाउन है, शी पर्सनल प्रोनाउन है, हिम पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का है, मी पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का है, आई पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्टिव केस का है, दे पर्सनल प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस का। अगर हम ही के ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ही का हिम होता है। जैसे मोहन गेव, ही नहीं आएगा, मोहन गेव हिम आएगा। उसका कारण ये है कि हिम ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, किसी भी वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आएंगे, सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट को तो ही दिखाता है, सब्जेक्ट को नहीं दिखाता। ऑब्जेक्ट हमेशा या वर्ब के होंगे या तो फिर प्रीपोजिशन के होंगे, और किसी के ऑब्जेक्ट भी नहीं होते हैं। तो ही गेव, मोहन गेव हिम, मोहन ने उसे दिया अ पेन, एक पेन, मोहन गेव हिम, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हम ये नहीं कहेंगे ही मोहन गेव ही, मोहन गेव ही हो अगर लिखेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। आई, आई एक पर्सनल प्रोनाउन है। आई हमेशा वाक्य में सब्जेक्ट बनेगा, ये कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का ऑब्जेक्ट मी होगा। जैसे ही गेव, उसने दिया, थर्ड पर्सन ने दिया, फर्स्ट पर्सन को कर दे रहा है। जैसे मोहन ने मुझे कुछ दिया, तब हमें मुझे दिया, तो यहाँ पे मुझे के लिए हम मी का इस्तेमाल करेंगे, ना कि आई का इस्तेमाल करेंगे। इसका कारण यही है कि आई सिर्फ सब्जेक्ट बनता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ऑब्जेक्ट बनने का काम मी का होता है, आई सिर्फ सब्जेक्ट बनेगा और मी ऑब्जेक्ट बनेगा। दे, दे मीन्स होता है वे, दे मीन्स वे, लेकिन दे सब्जेक्ट बनने का काम करती है, ये कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जब हमको कहीं पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो हम वहां पे देम का इस्तेमाल करेंगे। वी, वी माने हम, वी माने हम सब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जब हम ऑब्जेक्ट की बनाने की बात करते हैं तो वी का ऑब्जेक्ट आवर हो जाएगा, नहीं सॉरी, वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा, आवर नहीं होगा। आवर पर्सनल प्रोनाउन में चला, आवर पॉसेसिव एडजेक्टिव में चला जाएगा, क्योंकि आवर के बाद हमको किसी न किसी नाउन की जरूरत पड़ेगी। जैसे आवर होम, आवर नेशन, आवर मोबाइल, आवर पेन, कुछ भी हम करें आवर के उसके बाद हमको नाउन लगाना होगा। आवर्स की बात जब करेंगे तो वहां पे हम ये एक प्रोनाउन है, आवर्स एक प्रोनाउन है, और कौन सा पॉसेसिव प्रोनाउन है आवर्स। इसके बाद हम पॉसेसिव प्रोनाउन में आते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन जो कि पोजीशन दिखाता है। जब हम कहीं पर कोई भी नाउन जब अपना पोजीशन दिखाएगा, पोजीशन, जैसे मान लीजिए दिस कार,
दिस कार इज माई नहीं बोला जाएगा, दिस कार इज माइन बोला जाएगा। अगर हम ये कहें दिस कार इज माइन तो सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन अगर ये कहें दिस कार इज माई तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि माई ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के केस में आता है, प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट केस में आता है, ये ऑब्जेक्ट बनता है। पोजीशन वाला जो होता है वो माइन बनता है, माइन। अगर हम माई की बात करें, माई ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन अगर जब ये किसी नाउन के साथ में आ जाता है तब ये एडजेक्टिव बिहेवियर देने लगता है, जिसको कि पॉजिटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखा जाता है। माई कार इज वेरी न्यू, मेरी कार बहुत नई है। माई है तो प्रोनाउन, लेकिन माई के साथ या आवर के साथ नाउन आने की वजह से ये पॉजिटिव एडजेक्टिव में ट्रांसफर हो जाता है और प्रोनाउन की कैटेगरी से ये हट जाता है और एडजेक्टिव बिहेवियर देने लगता है। इसीलिए इसको हम पॉजिटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। नहीं, हाँ हाँ, पॉजिटिव प्रोनाउन में ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव में माई, आवर, योर, हिज, वंस, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव में है। पॉजिटिव एडजेक्टिव में इसलिए है कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। पॉजिटिव प्रोनाउन में ऐसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज जहां भी होगा वहां पे उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, नाउन का यूज पहले होता है। दिस कार इज माइन, दैट होम इज योर्स, वो घर तुम्हारा है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। दिस होम इज माइन। अब यहां देखिए दिस यहाँ पे एक एम्फेटिक प्रोनाउन है, लेकिन इसके बाद एक नाउन, कॉमन नाउन होम की आने की वजह से ये एडजेक्टिव बिहेवियर देने लगा है। पॉसेसिव प्रोनाउन थर्ड रो में है, पॉसेसिव प्रोनाउन जो कि पोजीशन को दिखाएगा। इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब किसी चीज का प्रदर्शन करना। जब हम किसी चीज का प्रदर्शन करते हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं? दिस, दैट, यही यूज करते हैं। दीज दिखाते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। जब किसी चीज का प्रदर्शन होता है, मान लीजिए कोई बॉल हमने बनाई है तो उसका प्रदर्शन करेंगे दिस बॉल, दूर से करेंगे दैट बॉल, बहुत सारे बॉल है तो दीज बॉल्स, हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जितने हैं ये उसी प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसको कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम कहते हैं। वो सेंटेंस लिखा हुआ है दिस इज माई पेन, यह पेन मेरी है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो कि अपने आप में ही है, किसी चीज को जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। सेंटेंस देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच है, नीदर है, इधर है। सेंटेंस देखिए, ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी टू वर्क। ईच ऑफ द बॉयज, कई लड़कों में, सभी लड़कों में प्रत्येक लड़का। ईच ऑफ द बॉयज, सभी लड़कों में, कुछ लड़के हैं उनमें से प्रत्येक की बात हो रही है। ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी टू वर्क। इस सेंटेंस में थोड़ा ध्यान दीजिए। अब सेंटेंस लिखा रहा है ईच ऑफ द बॉयज, ईच मान प्रत्येक, किसमें से? ऑफ द बॉयज, लड़कों में प्रत्येक। याद रखिए यहाँ पे हम जब भी हम कोई भी वर्ब का यूज करते हैं, किसी भी सेंटेंस में जब हम वर्ब का यूज करते हैं तो वर्ब हम
नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लेते हैं। प्रीपोजिशन के बाद आने वाले जितने भी नाउन प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में होते हैं, वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। ईच का यूज हुआ, ईच एक प्रोनाउन है और जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में प्रत्येक की बात हो रही है, ईच ऑफ द बॉयज। अब यहाँ पे देखिए बॉयज एक प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, कॉमन नाउन है जो कि प्लूरल कैटेगरी में है। हम इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का चुनाव नहीं कर रहे हैं, हम ईच के हिसाब से वर्ब का चुनाव कर रहे हैं। जो इज आया हुआ है हम ईच के हिसाब से ले रहे हैं। उसका कारण यही है कि ईच यहाँ पे सब्जेक्ट है। वर्ब लेने का अधिकार सिर्फ सब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं होता है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ये बॉयज है। बॉयज ऑब्जेक्ट बना क्यों है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन चुका है ये बॉयज। आपको पहले भी बताए हैं, अब भी बता दे रहे हैं कि नाउन या प्रोनाउन या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा किसी भी सेंटेंस में। अब यहाँ पे जो बॉयज है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब तो है ही नहीं, वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ईच यहाँ पे एक प्रोनाउन है जो कि प्रत्येक के लिए यूज हो रहा है। ये जो प्रत्येक है ये स्टूडेंट की बात हो रही है, कई लड़कों में से प्रत्येक की बात हो रही है। अब प्रत्येक लड़का रेडी है काम करने के लिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किए हैं। बॉयज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसलिए वर्ब लेने का अधिकार सिर्फ सब्जेक्ट का होता है और सब्जेक्ट हमारी ये प्रोनाउन है जिसको कि हम ईच बोल रहे हैं। दूसरे सेंटेंस में देखिए, ईदर ऑफ द टू बॉयज। ईदर, ईदर का इस्तेमाल हम सिर्फ दो के लिए करते हैं, एक या दो के लिए करते हैं। नीदर का भी इस्तेमाल हम दो के लिए तो दो तक करते हैं, लेकिन जब दो से अधिक होते हैं तो हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। ईदर ऑफ द टू बॉयज, ईदर ऑफ द टू बॉयज। अब ये देखिए ईदर माने इधर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, उन लड़कों में से एक की बात हो रही है। ईदर ऑफ द टू बॉयज जब हम बात करते हैं, ईदर, ईदर माने या ये या वो, तो दो में से एक ही की ऑप्शन तो हम एक ही लेंगे ना, या ये या वो। तो ईदर ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में से एक की बात हो रही है। और यहीं पर अगर नीदर ऑफ द टू बॉयज अगर होता तो दोनों में से किसी की भी बात नहीं हो रही है। इसको भी यही चीज हम लिख सकते हैं, ईदर ऑफ द टू बॉयज इज रेडी टू वर्क। ये भी हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नोट देख लीजिए, ईच, नीदर, ईदर एटसेट्रा और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अब देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में ये प्रोनाउन का काम किए, लेकिन ये सारे एडजेक्टिव भी होते हैं। अब सेंटेंस बताता है कि यहाँ पे ये प्रोनाउन है और यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। सेंटेंस देखिए, ईच बॉय इज प्रेजेंट। हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, अगर किसी नाउन के पहले कोई भी वाक्य आता है, कोई भी वर्ड आता है, तो उसको हम एडजेक्टिव मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाउन के बारे में कुछ न कुछ हमको बताता है। आप पहले भी जानते थे, क्रिया विशेषण को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एक ऐसा विशेषण जो वर्ब नाउन के बारे में नहीं, हाँ नाउन के बारे में, नाउन विशेषण है ये, नाउन विशेषण को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। थोड़ा होता है कि हम आपको शुद्ध हिंदी में बता रहे हैं, अगर इंग्लिश में बताना हो तो हमारे लिए इजी होता ज्यादा। अभी संस्कृत के भी बच्चे हैं इसमें, इसलिए हम इसको इस कैटेगरी में से बता रहे हैं, ठीक है। तो ईच बॉय, कौन से लड़कों की बात हो रही है, प्रत्येक लड़कों की बात हो रही है। ईच बॉय, ईच बॉय इज प्रेजेंट, प्रत्येक लड़का उपस्थित है। अब यहाँ पे ईच प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ईदर राम और श्याम गोज टू स्कूल, या तो राम या तो श्याम स्कूल जाता है। अब ईदर जो कि एक नाउन के पहले आया हुआ है, इसलिए ये
एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है। प्रोनाउन जहां भी आएगा अकेला आएगा, उसके साथ कोई नाउन नहीं होता। अगर किसी नाउन के साथ जब कोई प्रोनाउन का काम करने लगता है तो वो प्रोनाउन एडजेक्टिव की कैटेगरी में चला जाता है, वो प्रोनाउन नहीं रहता फिर, जैसा कि सेंटेंस में लिखा हुआ है। इधर राम, या तो राम या तो श्याम, तो दोनों के दोनों नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, इधर और। अब हम इनडेफिनिट प्रोनाउन में आ रहे हैं। चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो 1 घंटे से ज्यादा की जब क्लास होती है तो वीडियो बहुत बोरिंग होने लगती है, इसलिए प्रोनाउन पे हम नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। यसी हाँ सर, नमस्कार नमस्कार। सर, सर आवाज जा रही है? हाँ हाँ आवाज जा रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है। तो अब कार्यक्रम को समाप्त किया जाए सर? समाप्त किया जाए, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी। जी जी जी, बाकी की बातें कल होंगी, ठीक है? हाँ हाँ, तो ठीक है सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये कक्षा यही समाप्त की जाती है, बाकी की बातें सर आप लोगों को कल बताएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज व्याख्यान देने के लिए। नमस्कार सर, नमस्कार।